Hello, friends. I, Shubham Sharma, welcome you all on the Manifest Economy with Shubham Sharma YouTube चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे का विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इकोनॉमिक सर्वे को पूरा डिकोड करेंगे थ्रू क्वेश्चंस, जिसमें हमारा फर्स्ट वीडियो जो था उसमें हमने चैप्टर 1 डिस्कस किया था, जिसमें जितने भी क्वेश्चंस जो पॉसिबल बन सकते थे और जो चैप्टर को जितना हो सके कवर कर सके, वो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज सेकंड वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा, दैट इज फिस्कल डेवलपमेंट्स एंकरिंग स्टेबिलिटी थ्रू क्रेडिबल कंसोलिडेशन, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। कंपैरेटिवली ये चैप्टर छोटा है, तो इसमें क्वेश्चंस भी मैंने थोड़े कम रखे हैं, बट मैंने ट्राई किया है कि चैप्टर नंबर 2 इन क्वेश्चन से मैं कवर कर सकूं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और इस वीडियो के साथ साथ आपको यह समझ में आने लगेगा कि इकोनॉमिक सर्वे से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और उसके अलावा हमें किन किन टॉपिक पर स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है। तो शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, दैट इज विथ रेफरेंस टू इंडियाज पोस्ट पैंडेमिक फिस्कल फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यू ऑल नो दैट कि कोविड 19 के बाद में वर्ल्ड इकोनॉमीज जब वापस रिकवरी के मोड में आई, तो इंडिया भी रिकवर होने की कोशिश कर रहा था, और आज वो रिकवरी हमारी बेहतर हो गई है। इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे हम हैं, 7% से ऊपर की ग्रोथ हमारी इकोनॉमी में शो हो रही है। दैट शोज कि इंडियन इकोनॉमी जो है पोस्ट पैंडेमिक के बाद से इकोनॉमिक ग्रोथ पर अग्रसर है, अपने फिस्कल डेफिसिट्स को कम कर रही है, एंड दैट शोज अ गुड साइन एज वेल। तो पहला स्टेटमेंट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्लेस्ड एनुअल फिस्कल डेफिसिट टारगेट विथ अ मीडियम टर्म ग्लाइड पाथ टू प्रोटेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर। बहुत ही अच्छा ये स्टेटमेंट है और ये इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, फिस्कल डेफिसिट्स जो होते हैं वो होते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स, यानी डेट क्रिएटिंग रिसीट्स इसमें नहीं आती हैं। अब इसमें क्या हुआ कि बहुत बार कंट्रीज जो हैं, इवन इंडिया ने भी अपने फिस्कल डेफिसिट्स टारगेट्स बना रखे हैं कि हम 2027 तक इतना फिस्कल डेफिसिट कम कर देंगे जीडीपी का, 2026 में इतना कर देंगे। इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट्स अगर आप कम कम करेंगे तो उससे आपकी बोरोइंग ओवरऑल कम होती है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि फिस्कल डेफिसिट्स का जो ये टारगेट होता है, ये कंट्रीज और स्टेट्स के ऊपर स्पेशली बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करता है, और इस प्रेशर के तहत बहुत बार जो स्टेट्स हैं भारत के, या इवन भारत सरकार भी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को कम करती है, ताकि वो फिस्कल डेफिसिट ज्यादा ना बढ़ जाए। क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ऐसा है जो आप जनरली करते ही हैं, बट हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे भी हमने कंट्रोल कर रखा है। तो यहां पर अब बात ये आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज नाउ थिंकिंग कि कोई हम एक ऐसा मिडिल पाथ अडॉप्ट करे जिसमें फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स भी हमारे ब्रीच ना हो, और उसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर करते वक्त भी हमारे ऊपर ये बहुत ज्यादा प्रेशर ना रहे कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने का, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर होते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को करते वक्त भी गवर्नमेंट को यह ध्यान रखना है कि वो एसेट क्रिएटिंग होने के साथ साथ में एक लॉन्ग टर्म रेवेन्यू भी दे। तो इसीलिए यहां पर ये बात बोली जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट एनुअल फिस्कल डेफिसिट टारगेट को रिप्लेस करके कोई ऐसा पाथ अडॉप्ट करने का सोच रहा है जो कि उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को प्रोटेक्ट करे। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द डेट टू जीडीपी रेशियो has been adopted as fiscal anchor because it captured the cumulative impact of fiscal decision। अब इस स्टेटमेंट को देखिए, डेट टू जीडीपी रेशियो क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट टू जीडीपी रेशियो बताता है कि आपकी ओवरऑल जीडीपी में डेट का कॉम्पोजिशन कितना है। अब अगर ये डेट टू जीडीपी लगातार बढ़ता जाएगा तो आपको उतना ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसीलिए कंट्रीज आर ऑलवेज ट्राइंग कि हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो कम रहे और टैक्स टू जीडीपी रेशियो ज्यादा बढ़े। तो इसीलिए डेट टू जीडीपी रेशियो हैज बीन अडॉप्टेड एज अ फिस्कल एंकर। दैट्स ट्रू। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, अ फिस्कल डेफिसिट ऑफ 3% ऑफ जीडीपी हैज बीन कंसिस्टेंटली अचीव्ड सिंस द इनैक्टमेंट ऑफ एफआरबीएम एक्ट। कभी नहीं, एक आध बार को अगर छोड़ दें तो फिस्कल डेफिसिट टारगेट 3% ऑफ जीडीपी का हमने अचीव नहीं किया, स्पेशली कोविड के बाद तो बहुत ही सिचुएशन खराब हो गई थी। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया है। फोर्थ स्टेटमेंट है,
रेवेन्यू डेफिसिट रीच इट्स लोएस्ट लेवल सिंस फाइनेंशियल ईयर 2009। ये बात अभी बजट में भी आई थी और सर्वे में भी स्पेसिफिकली मेंशन है कि रेवेन्यू डेफिसिट रीच जो है वो अपने रेवेन्यू डेफिसिट अपने लोएस्ट पे है सिंस फाइनेंशियल ईयर 2009। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो यहाँ पे ठीक आंसर हो गया 1 2 4, ओनली 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपके लिए आंसर भी है, एक बार आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। अ सस्टेन्ड डिक्लाइन इन प्राइमरी डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है कि अ सस्टेन्ड डिक्लाइन इन प्राइमरी डेफिसिट, यानी जो प्राइमरी डेफिसिट में लगातार गिरावट हो रही है उसके संदर्भ में। It states that fresh borrowings are now largely directed towards meeting interest payment on past debt instead of funding day to day spending। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये कि अब जो बोरोइंग्स हो रही हैं वो बेसिकली जो पुराने डेट्स हैं उनको पे करने के लिए हो रही है, और जो डे टू डे एक्सपेंडिचर्स अब जो है वो नॉर्मली मीट हो रहे हैं, यानी उसके लिए स्पेशली बोरोइंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड, गवर्नमेंट रेवेन्यूज आर सफिशिएंट टू मीट नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। सरकार के जो रेवेन्यू है वो अब इतने सफिशिएंट हो रखे हैं कि वो नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, यानी कि जो हमारे एक बाकी एक्सपेंडिचर है, जैसे सैलरी पेंशन पे करना, जैसे फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं सब्सिडीज पे करना, या लॉ एंड ऑर्डर के एक्सपेंसेस हैं, तो दीज आर इजीली मेट विथ डे टू डे इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड इज आल्सो सी करेक्ट। Automatic stabilizers are weakening fiscal sustainability. Automatic stabilizers are weakening. No, they are strengthening the fiscal sustainability. This is the wrong statement. Automatic stabilizers जो होते हैं जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम या बेहतर टैक्स के कंप्लायंसेस, बेहतर रेवेन्यू जनरेशन, ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स जो होते हैं ये फिस्कल सस्टेनेबिलिटी को वीक नहीं करते, उसको स्ट्रेंथन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 एंड 2, ओनली 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एक बार देख लेते हैं। अ डिक्लाइनिंग प्राइमरी डेफिसिट, ये तो बताया ही है। और ये देखिए ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर लाइक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स सपोर्ट फिस्कल सस्टेनेबिलिटी। अ डिक्लाइनिंग प्राइमरी डेफिसिट स्ट्रेंथन इट, not weakens it. I hope it is being clear. चलिए, moving to next question, question number 3. With reference to India's tax revenue performance, consider the following statement. अभी इंडिया का जो टैक्स रेवेन्यू परफॉर्मेंस था उसको लेकर ये क्वेश्चन है। हायर टैक्स ब्यूएंसी। अब टैक्स ब्यूएंसी क्या होता है? टैक्स ब्यूएंसी का मतलब होता है कि कंपैरेटिव टू योर इन योर ओवरऑल जीडीपी टैक्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना होता जा रहा है, और साथ साथ में हायर टैक्स ब्यूएंट ये शो करता है कि जो अलग अलग तरीके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करना, या हम बोले टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का एक रेस्पॉन्सिव बिहेवियर टुवर्ड्स द पीपल, सिटीजन कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये सब टैक्स ब्यूएंसी को एनहांस करते हैं। तो अगर टैक्स ब्यूएंसी आपकी लगातार बढ़ रही है, और इसमें एक बात होती है कि अगर टैक्स ब्यूएंसी इज मोर देन 1, अगर टैक्स ब्यूएंसी मोर देन 1 है तो दैट रिफ्लेक्ट कि जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है टैक्स में वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये अ हायर टैक्स ब्यूएंसी रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्गर कंप्लायंस एंड फॉर्मलाइजेशन, नॉट मियरली हाई टैक्स रेट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। रिडक्शन इन जीएसटी रेट कैन स्टिल रिजल्ट इन रेवेन्यू रेजिलियंस थ्रू वॉल्यूम एंड कंप्लायंस effect. Reduction in GST rates can still result in revenue resilience through volume and compliance effect. बिल्कुल ठीक बात है। जीएसटी में जो रिडक्शन हुआ है 28% से 18%, और जो अब 2 ही जीएसटी रेट्स रह गई हैं उससे कहीं ना कहीं लोग जो है वो गुड्स को खरीद रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को टैक्स पे कर रहे हैं, और इसका ओवरऑल कंप्लायंस इफेक्ट पर भी पॉजिटिव रिफ्लेक्शन शो हुआ है। तो पहला सही है, दूसरा सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन आउट परफॉर्म्ड नॉन कॉर्पोरेट टैक्सेस। नो, दिस इज रॉन्ग। कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन ने आउट परफॉर्म नहीं किया नॉन कॉर्पोरेट टैक्स को। ये स्टेटमेंट गलत है। तो आपको पता होगा कॉर्पोरेट टैक्स होता है एक पर्सनल इनकम टैक्स होता है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। सो 1 एंड 2 ओनली इज द राइट वन। So driven by reforms, technology and profitability, that is tax buoyancy, GST 2.0 की हम बात कर ही चुके हैं। नॉन कॉर्पोरेट टैक्स shows stronger buoyancy। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे टेलीग्राम पे जरूर जुड़े। टेलीग्राम पे मैं लेटेस्ट वीडियोस, पीडीएफ्स, साथ साथ में
जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस मैं यहाँ करता हूँ उन सब की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे ही अपलोड करता हूँ। जैसे अभी ये इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे ही डालूंगा। साथ में जो डेली लाइव एमसीक्यू सीरीज होती है हमारी 7:30 पीएम पे, जिसमें हम पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं और प्रोबेबल क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो लाइव होता है मंडे टू सैटरडे, उसके क्वेश्चंस भी मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ। और जो एस्पिरेंट्स 2027-28 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ने में दिक्कत ना आए, तो उसका पूरा इकोनॉमी एडिटोरियल्स जो है मैं कोशिश करता हूं डेली बेसिस पे उनके एडिटोरियल्स भी इस पे डालूं। तो आप सब मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो वीडियोस या इंपॉर्टेंट न्यूज चल रही होती हैं उनकी शॉर्ट रील्स डालता हूं, या कोई इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है जैसे जीडीपी वर्सेस जीवीए, रियल सेक्टर वर्सेस फाइनेंशियल सेक्टर, इन सब के वीडियोस मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूं। तो आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस। Moving to next question, question number 4. Major subsidies declined as a share of GDP due to direct benefit transfer. Major subsidies declined as a share of GDP ड्यू टू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। बिल्कुल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लाया इसलिए गया था ताकि जो घोस्ट बेनिफिशियरीज हैं उनको खत्म किया जा सके और टारगेट बेनिफिशियरीज पे फोकस कर सके। तो दिस इज करेक्ट, लाइक पीएम किसान जिसमें 6,000 रुपीज 3 इंस्टॉलमेंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू फार्मर्स को दिए जाते हैं। डीबीटी रिफॉर्म्स रिड्यूस फिस्कल लीकेज व्हाइल एक्सपैंडिंग बेनिफिशियरी कवरेज। बिल्कुल सही बात है ये लीकेजेस, करप्शन, इन सबको खत्म करता है। टारगेटेड ऑडियंस को ये स्पेसिफिकली हेल्प करता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और तीसरा है रिडक्शन इन सब्सिडीज लेड टू कंट्रैक्शन इन फूड सिक्योरिटी कवरेज। नहीं, फूड सब्सिडीज का रिडक्शन से फूड सिक्योरिटी कवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये फर्क नहीं पड़ा है सच, तो ये गलत हो गया। 1 and 2 आर द करेक्ट वन। तो यहां पर देख लेते हैं, बाय यूजिंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द गवर्नमेंट हैज बीन एबल टू रिमूव मिलियन ऑफ घोस्ट और डुप्लीकेट बेनिफिशियरीज, दिस इज करेक्ट। डीबीटी रिड्यूस लीकेज while covered expansion linking Aadhaar and bank account ensure that the money reached to the intended person, cutting down on corruption and black marketing, this is also true. Subsidy reduction via DBT did not contract food scheme, जैसे पीडीएस है या पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसका एक्सपेंशन सरकार ने किया ही है, इसका उससे कोई फर्क इस पे नहीं आया है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। मूविंग टू फिफ्थ स्टेट क्वेश्चन, with reference to scheme for special assistance to states for capital investment, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए स्पेशल असिस्टेंस दिया है। तो यहां पर जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो भारत के स्टेट्स हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट्स करें जो कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करेगा। तो यहां पे है with reference to scheme for special assistance to states for capital investment, consider the following statement. It provide long term interest free loan exclusively for capital expenditure. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। यहाँ पर स्टेट्स को परफॉर्मेंस के बेसिस पे और उनके क्या क्या प्लान वो कर रहे हैं, किस तरह के उनके आगे के स्टेप्स हैं, उसके बेसिस पे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाते हैं और ये एक ही कंडीशन पे दिए जाते हैं कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इससे करेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट है इट हैज प्रिवेंटेड अ प्रोसाइक्लिकल कंप्रेशन ऑफ स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको समझिए, ठीक है। इस स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कभी इकोनॉमी के अंदर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि स्टेट्स में किसी तरह का, फॉर एग्जांपल जैसे कोविड के टाइम पे स्टेट्स के खुद के एक्सपेंडिचर्स में इतने नहीं कर पा रहे क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन इतना नहीं हो पा रहा, तो ऐसे केसेस में ये जो पर्टिकुलर स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस वाली जो चीज है ये स्टेट्स को मदद करेगी, एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ताकि इवन इन द टफ टाइम्स, जो टफ टाइम्स होते हैं उसमें भी स्टेट्स को किसी भी तरह के कैपिटल एक्सपेंडिचर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इट हैज प्रिवेंटेड द प्रोसाइक्लिकल कंप्रेशन ऑफ स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है ये। इट विल हेल्प द स्टेट्स to even sustain and to do the required capital expenditure even during the tough time. Second statement is correct. Third, while states own capital spending effort excluding SASCI loans has remained relatively stable. This is true. In SASCI loans के अलावा भी states का जो overall capital spending है, effort है, वो बहुत stable है. This shows correctness. So 1, 2 and 3, all of the above is the correct statement. ठीक है। तो states own capex has stayed relatively stable as a share of GDP. This is true. So all three are correct here.
Moving to sixth question, with reference to unconditional cash transfer by state, consider the following state. जो states जो unconditional cash transfers करते हैं उनके context में ये question है. Rapid expansion of unconditional cash transfer, risk crowding out capital and human capital expenditure. बिल्कुल सही है. अगर बहुत ज्यादा आप अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर करोगे तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो सकता है, फंड्स की जो है वो शॉर्टेज हो सकती है और जो टारगेटेड सेगमेंट है उस तक ये फंड नहीं पहुंच पाएगा और ये ह्यूमन कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी एक तरह से रिस्क प्रोवाइड करता है, रिस्क देता है. यूसीटीज आर फुली फाइनेंस विदाउट इंक्रीजिंग स्टेट्स रेवेन्यू डेफिसिट. International evidence suggests UCT alone do not ensure long-term poverty reduction. This is 100% true. International evidences भी ये कह चुके हैं कि अकेले अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर जो है वो लॉन्ग टर्म में पॉवर्टी रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में आपको पॉवर्टी रिड्यूस करनी है ना तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे, लोगों को स्किल्स देनी पड़ेंगी. क्योंकि आप ठीक है एक बार कैश ट्रांसफर करके शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, शॉर्ट टर्म नीड्स फुलफिल कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि आप ऐसे प्रोविजंस को अडॉप्ट करिए जो कि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ है. इवन इस साल का जो बजट हमारा आया है उसमें भी यही बात बोली गई है कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स पे फोकस नहीं करना, हमें जो फोकस करना है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के ऊपर ध्यान देना है. सेकंड स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं. यूसिटीज आर फुली फाइनेंस विदाउट इंक्रीजिंग स्टेट रेवेन्यू डेफिसिट. नहीं, रेवेन्यू डेफिसिट तो इंक्रीज हो गई जब अगर सरकार स्टेट्स जो है अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है रेवेन्यू डेफिसिट तो उनका इंक्रीज होगा ही होगा. तो ये भी ठीक है. तो 1, 2 एंड 3 ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. ठीक है, तो ये स्टेट रेवेन्यू डेफिसिट को बढ़ाते हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्रिएट करते हैं. Then question number 7, India reduced its general government debt to GDP ratio despite sustained public investment. इसी बात की बहुत ज्यादा तारीफ भी है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट सरकार ने कम नहीं करे और उसके साथ साथ डेट टू जीडीपी रेशियो हमारा कम हो रहा है, यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं और डेट टू जीडीपी रेशियो हमारा कम हो रहा है. और अब हमने टारगेटिंग भी करी है कि हम आने वाले सालों में डेट टू जीडीपी रेशियो को और कम करेंगे. सो दिस इज द प्राइमा फेसी एंकर आल्सो फॉर इंडियन इकोनॉमी नाउ. तो पहला सही है. India's debt sustainability is supported by positive fiscal response to rising debt. This is true. इंडिया का जो डेट सस्टेनेबिलिटी है उसको सपोर्ट मिल रहा है पॉजिटिव फिस्कल रिस्पॉन्स है. पॉजिटिव फिस्कल रिस्पॉन्स मतलब फिस्कल प्रूडेंस के साथ एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, फिस्कल सस्टेनेबिलिटी के फॉर्म में एक्सपेंडिचर हो रहे हैं. साथ साथ में स्टेट्स जो हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को इस तरह से इनकर कर रहे हैं कि वो लॉन्ग टर्म एसेट्स जनरेट करें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस किया जा रहा है. सो दिस इज ऑल शोज डेट सस्टेनेबिलिटी एंड विथ पॉजिटिव फिस्कल रिस्पॉन्स. External debt form a large proportion of India's public debt, increasing currency risk. No, एक्सटर्नल डेट लार्ज प्रोपोर्शन नहीं है, हमारी इंटरनल डेट ज्यादा है एक्सटर्नल डेट से. क्योंकि अगर एक्सटर्नल डेट ज्यादा होगी तो इंटरेस्ट रेट्स में या जो तो देने ही पड़ेंगे, साथ साथ में जो कन्वर्जन एक्सचेंज रेट में जो चेंज आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल $90 पे बोरो किया है लेकिन $95 हो गया, तो ऐसे केस में जो रीपेमेंट होगा वो फ्लोटिंग पे होता है तो 95 पे करना पड़ेगा. इसीलिए एक्सटर्नल डेट हमारे यहाँ पे कम है, इंटरनल डेट ज्यादा है. दिस इज रॉन्ग. राइट आंसर इज 1 एंड 2 ओनली. ठीक है, आप देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, क्रॉस सब्सिडाइजेशन इन रेलवे एंड पावर सेक्टर प्राइमरली लेट्स टू. क्रॉस सब्सिडाइजेशन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल रेलवेज को ये पता है कि हम पैसेंजर टिकट्स की प्राइस अगर बढ़ा देंगे तो लोग उससे क्या करेंगे, लोग उससे नाराज हो सकते हैं, लोग उससे परेशान हो सकते हैं. तो क्रॉस सब्सिडाइजेशन में रेलवे क्या करेगी, जो फ्रेट ट्रेन है उसकी कॉस्ट में इंक्रीज कर देगी. तो इसको हम कहते हैं एक चीज से होने वाला, मतलब अगर किसी फॉर एग्जांपल रेलवे को लॉस हो रहा है तो एक चीज से जिससे लॉस हो रहा है उसको रिकवर करने के लिए दूसरी जगह पर जो प्राइसेस बढ़ाए जाते हैं उसको हम क्रॉस सब्सिडाइजेशन कहते हैं. तो क्रॉस सब्सिडाइजेशन इन रेलवे एंड पावर सेक्टर प्राइमरली लेड टू डिस्टॉर्शन ऑफ रिलेटिव प्राइसेस. बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट. हायर लॉजिस्टिक एंड इनपुट कॉस्ट. बिल्कुल, अगर आप फ्रेट ट्रेन में माल भाड़े का कॉस्ट बढ़ाओगे तो लॉजिस्टिक और इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा. दिस इज ट्रू. लॉस ऑफ मॉडल शेयर फॉर रेलवेज. बिल्कुल सही. फोर्थ, इंप्रूवमेंट इन फिस्कल ट्रांसपेरेंसी. नहीं, फिस्कल ट्रांसपेरेंसी में इंप्रूवमेंट कैसा आएगा, वो तो अगर लॉसेस हैं और अगर उसका इंपैक्ट पूरे रेलवेज या पावर सेक्टर में दिख रहा है
तो इट विल नॉट improve the fiscal transparency, it will create the problem for fiscal transparency. This is wrong. 1, 2 and 3, A is the right one. ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, रीड कर सकते हैं आप इसको। तो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आज का सेशन इतना ही। इस पूरे सेशन में हमने कोशिश करी है कि हम चैप्टर 2 को मैक्सिमम कवर कर पाए। मैं आपको सर्वे पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा, आप बिल्कुल पढ़िए, लेकिन उस सर्वे में क्या रेलिवेंट ज्यादा है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम जब चलेंगे तो हम लोग चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे, जो काफी बड़ा चैप्टर है, उस पर क्वेश्चन कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।